हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका इतिहास ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो मॉन्यूमेंट है तो पर एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ, जैसे कि उन्हें किसने बनाया, उन्हें क्यों बनाया और उन्हें कब बनाया गया। और सबसे अजीब सवालों में से एक सवाल ये भी है कि कहीं उन्हें बनवाने में एलियंस का तो हाथ नहीं था। वैसे हमारी दुनिया में कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं तो सही, पर वो क्यों है, कब से है और उन्हें किसने बनाया, ये सवाल भी उनके साथ ही सालों साल तक चले आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट भी इनकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बस थ्योरीज ही देते जा रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं किसी एडवांस सिविलाइजेशन जैसे कि सिंधु घाटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप गलत हैं। मैं एक एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर तो रहा हूँ, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। वो सभ्यता है, वो सिविलाइजेशन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे कि ये पिरामिड्स हमारे बीच इतने समय से हैं, फिर भी साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को आखिर कहाँ से लाया गया, और अगर लाया भी गया तो इतने दूर से उन्हें इस जगह पे रखा कैसे गया। मुझे भी थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ही दें। गाइस, in this video we are going to explore some strange things about इजिप्ट के पिरामिड। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सफर बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ए यो गाइस, क्या चल रहा है? दिस इज स्वामीदीन AKA दीपक डॉट के मिस्टीरियस 19। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर मास्क ओवर सीरीज। इस साल के अंत से हम लोग एक नई सीरीज की बिगिनिंग करने जा रहे हैं, जो कि है मास्क ओवर सीरीज। बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं ये सीरीज। अगर हम लोग इजिप्ट में रहने वाले लोगों को एनालिसिस करें ना, तो वो लोग उनके टाइम से कुछ ज़्यादा ही एडवांस। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इन गीज़ा के पिरामिड्स को ही ले सकते हैं। एक और पॉइंट है इजिप्शियंस को लेकर कि इजिप्शियंस जो थे, इजिप्ट में रहने वाले लोग, वो थोड़े सुपरस्टिशियस टाइप के थे, थोड़े अंधविश्वासी टाइप के। वो आफ्टर लाइफ जैसी चीज को बिलीव करते। लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है, ठीक है ना, जो कि मरने के बाद मिलती है। उन लोगों को आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा कैडे तरीके से एकदम बिलीव था। तो जो राजा होते हैं इजिप्ट में, उन्हें नॉर्मली फेरोज कहा जाता है। तो जो फेरोज होते हैं वो पहले से अपनी जो डेथ की है ना, तैयारी करके रखते थे कि जब उनकी डेथ होगी तो उनकी मम्मी को गोल्डन आर्टिफैक्ट्स, सोने चांदी जवाहरात से लाद दिया जाएगा, ताकि मौत जो जिंदगी है जिसको वो लोग बिलीव करते थे, उस जिंदगी में भी वो राजा एकदम सुकून से रह सकेगा। और इतना ही नहीं, जो आफ्टर लाइफ वाली बात है जिसपे वो लोग बिलीव करते थे, उसके साथ साथ वो लोग ये भी बिलीव, सिर्फ सोना चांदी वो लोग फैरो के साथ नहीं अटैच करते थे, सोना चांदी जवाहरात उसके फैरो की मम्मी के साथ रख दिया, नहीं। एक और चीज़ वो लोग करते थे कि जो उस फैरो के जितने भी सर्वेंट, दास दासिया, उनको भी जिंदा मम्मी बना दिया जाता था और उस फैरो के साथ दफना दिया जाता था। काइंड ऑफ उनका बिलीव था कि मौत के बाद भी वो दास दासिया जो है वो उस फैरो की सेवा करेंगे। ऐसा इजिप्शियंस बिलीव करते थे उस टाइम पे। अब मम्मीज के बारे में, फेरोज के बारे में बात चली रही है, तो मैं आप लोगों को एक सबसे यंगेस्ट रूलर, सबसे यंगेस्ट फैरो ऑफ इजिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो सबसे यंगेस्ट रूलर था इजिप्ट का, उसका तुतानखामुन। इसके बारे में मे भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। इसकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर नहीं सुना तो मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ उसकी स्टोरी से, कि तुतानखामुन की जो मम्मी है उसके साथ ऐसा माना जाता है कि एक श्राप, एक कर्स एसोसिएटेड है, कि जो भी उसके टॉम्ब यानी कि मकबरे को छेड़ेगा काइंड ऑफ, या उसे उठाने की कोशिश करेगा, तो उसकी अनफॉर्चुनेट यानी कि मिस्टीरियसली डेथ हो जाएगी। ऐसा उस फैरो के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन 1922 में सबसे पहले इसके टॉम्ब को हावर्ड कार्टर के द्वारा ढूंढा गया था। फिर उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, तो उसके टॉम्ब के जैसे खोला तो मम्मी के साथ उसको बहुत सारी सोने चांदी की चीज़ें मिली काइंड ऑफ, और कुछ गोल्डन आर्टिफैक्ट्स भी मिले जो कि उसके टॉम्ब में ही एसोसिएटेड थे उसके साथ में, जो कि वही आफ्टर लाइफ वाली बात से लिंक कर सकते हो आप लोग इसको। तो जब हावर्ड कार्टर को उसकी मम्मी मिली तुतानखामुन की, तो उसे बहुत सारे सोने चांदी की चीज़ें मिली, तो उसे लगा कि उसे और खोलना चाहिए उस
टॉम्ब को, उस मकबरे को, तो उसने खोलने की कोशिश। हावर्ड कार्टर ने जब तुतानखामुन की मम्मी को फाइंड किया, उसके टॉम्ब को यानी कि मकबरे को फाइंड किया, तो जितना कि मुझे याद है कि कार्टर पे किसी तरह का आरोप लग गया था कि उसके इस मम्मी को ढूंढने की वजह से, उस मम्मी के टॉम्ब को खोलने की वजह से जो है उस मम्मी की बॉडी पर जो है किसी तरह के कुछ डैमेजेस हो गए, तो उसे इस चीज़ से अलग कर दिया गया, उस मम्मी पे रिसर्च करने से अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर ऐसा माना जाता है, या स्टोरी है या क्या रियलिटी है मेरे को नहीं पता, इस श्राप से ही जुड़ा हुआ है कि जब हावर्ड ने तुतानखामुन के मकबरे को ढूंढा था, तो कुछ सालों के अंदर ही हावर्ड की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, यानी कि मिस्टीरियसली डेथ हो गई। आई एम नॉट श्योर कि जो कार्टर की डेथ थी वो किसी श्राप की वजह से हुई थी कि नहीं, लेकिन कार्टर की डेथ के बाद जो है ये विश्वास लोगों का और ज़्यादा पक्का हो गया कि उस तुतानखामुन के मकबरे के साथ सच में एक श्राप जुड़ा हुआ है कि जो भी उसके मकबरे को छेड़ने की कोशिश करेगा उसकी इसी तरह से मिस्टीरियसली डेथ हो जाएगी। सो ये थी इजिप्ट के सबसे छोटे रूलर की छोटी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम लोग वापस बैक टू द टॉपिक जाते हैं, इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ। पिरामिड्स के अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री जो है सराउंडेड है। अगर आप लोगों ने पिरामिड्स के और भी वीडियोस देखे होंगे, खूफू नाम के एक फेरो ने जो है इन पिरामिड्स को बनाया है, और अगर आप उसमें जो पिरामिड्स हैं ना, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से अलाइंड, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में बने हुए हैं कि इनके ठीक ऊपर ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स हैं, एज यू कैन सी इन दिस फोटो। इसी से हम लोगों को पता चलता है कि इजिप्शियंस उनके टाइम से कितने ज़्यादा एडवांस थे। बिना किसी सैटेलाइट मैकेनिज्म के, बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के, ओरियन कॉन्स्टलेशन के ठीक ऊपर एक परफेक्ट अलाइनमेंट में इन पिरामिड्स को बनाना कितना मुश्किल है। आज की टेक्नोलॉजी में भी इतना करना मे बी नॉट। ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जिसे कि पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, उसे जो है अराउंड 2550 टू 2490 बीसी के बीच में बनवाया गया था। और ये जो पिरामिड्स है ना, इसे दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। तो मोर देन 2.3 मिलियंस ऑफ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो है यूज किए गए थे इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। मैं एक ब्लॉक की, एक एवरेज ब्लॉक की आप लोगों को वेट बताऊं तो लिटिल इट वाज शॉकिंग कि एक ब्लॉक जो है उसका वेट है 2.5 टन्स। और जो पिरामिड की जो हाइट जो एवरेजली बताई जाती है वो है 481 फीट। सो ओके, मैंने पिरामिड से रिलेटेड जितनी भी जनरल नॉलेज, जितनी भी नॉर्मल नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को दे दी। और अब हम बात करते हैं पिरामिड के मिस्ट्री वाले सेक्शन को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पिरामिड का नाम आते ही, इजिप्ट के पिरामिड के नाम आते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में, आई एम श्योर कि तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि पिरामिड को बनाने में कहा जाता है कि एलियंस का हाथ है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, सो कॉल्ड एलियंस। अब यार ये सवाल कुछ ऑब्वियस भी है कि आप लोगों के दिमाग में आएंगे, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इनका एवरेज वेट 2.5 टन है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो भी बिना किसी क्रेन या ऐसे किसी टेक्नोलॉजी की मदद से, विदाउट एनी दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, इतने भारी भारी ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना उस टाइम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। ये सिर्फ मैन पावर की मदद से पॉसिबल होना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। और प्लस इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि जिस तरह के लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं पिरामिड्स को बनाने में, वो उस इलाके से दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो मतलब उन्हें कहीं और से लाया जाता था और फिर उन्हें इस जगह पे ला करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने देना, वो भी बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से। तो क्या ये सच में एलियंस का हाथ था इन पिरामिड्स को बनाने में, या कोई और ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन, या फिर हो सकता है कि इजिप्शियंस के पास ही कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे इन पिरामिड्स को बनाया गया था। तो कुछ ऐसे सवाल मेरे भी दिमाग में आ रहे थे, तो उनके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं चल रहा था। और मुझे 2 थ्योरीज मिली है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है लिटरली, जिनका शायद आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हो उन थ्योरीज के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट थ्योरी है द एलियन थ्योरी बिहाइंड द पिरामिड्स, जहाँ साइंटिस्ट आज के टाइम में भी इस तरह के पिरामिड्स को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वहीं कुछ इतने सालों पहले इजिप्शियंस ने
इतने 2.5 भारी भारी ब्लॉक्स को लेकर एक पिरामिड खड़ा कर दिया। हाउ? और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स मौजूद हैं उनमें से ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं वो पिरामिड्स कुछ इस तरह से इतने परफेक्ट तरीके से अलाइंड है कि उनके ठीक ऊपर ओरियन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स हैं। बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी सैटेलाइट के इतने परफेक्ट अलाइनमेंट में पिरामिड्स को बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप लोग खुद सोचो। जब इतने सारे सवाल इंसानों के दिमाग में घूमने लगे और इनके जवाब मिलने थोड़े से नामुमकिन से, इम्पॉसिबल से साउंड करने लगे, तो इंसानों ने खुद ने एक थ्योरी इजाद कर ली, जो एलियंस वाली। अब मुझे भी ये थ्योरी काफ़ी हद तक जो है सही लगती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को 2.5 टन ऑफ जिसका वेट हो एक एवरेज ब्लॉक का, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बिना किसी टेक्नोलॉजी के उस टाइम पे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ये सिर्फ मैन पावर से कर पाना, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा साउंड करता है। कहा जाता है कि 1 लाख मैन पावर का यूज़ किया गया था इस पिरामिड को बनाने में। मतलब 1 लाख आदमी जो थे वो 20 साल तक लगे रहे तब जाके ये पिरामिड बना। अब खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है? और ये भी बताया जाता है कि एक ब्लॉक को मूव करने के लिए 20 आदमी लगते थे। फिर भी 20 साल में ये पिरामिड जो है तैयार हो गया। या तो ये रिपोर्ट्स गलत है, या तो जो बताया जाता है वो गलत है। ये चीज़ एक पॉइंट पर सही भी लगती है कि जब नीचे नीचे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब हो सकता है कि 20 आदमी एक स्टोन ब्लॉक को हिलाने के लिए लगे रहते थे और वो ऐसा कर भी लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पिरामिड ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्ट होने लगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 1 लाख आदमी ने 20 साल में ही, मात्र 20 साल में इतने बड़े पिरामिड को बना दिया? वो भी सिर्फ एक नहीं, ये 3 पिरामिड्स, और इतने सारे पिरामिड्स और भी है इजिप्ट में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब यहीं पर ये 1 लाख आदमी, 1 लाख मैन पावर और 20 साल का टाइम वाली जो थ्योरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि पिरामिड की जो हाइट है वो 481 फीट। नीचे नीचे के कंस्ट्रक्शन में तो ये मे बी पॉसिबल हो भी सकता है कि 10 आदमी एक स्टोन ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, देन इतना 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 लगा लिए। फिर जब वो इस लेवल पे आएंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल 481 फीट की ऊंचाई पर 2.5 टन ऑफ ब्लॉक्स को लेके जाना, वो भी सिर्फ मैन पावर की मदद से? ये कैसे पॉसिबल है? आप कोई कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि भाई हाथी का भी तो यूज़ किया जा सकता है ना, हाथी का भी तो यूज़ हुआ होगा। तो नहीं, अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे बोल रहा हूँ? अगर हाथी का यूज़ किया जाता ना पिरामिड्स को बनवाने में, तो आप लोगों ने पिरामिड्स के वॉल पे ये पेंटिंग्स तो देखी होगी जो अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। उनमें पिरामिड्स को बनाए जाने की सारी आर्टिफैक्ट्स आपको दिखेंगे, सारी चित्रकला दिखाई जाएगी कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था नॉर्मली। अगर हाथी इंक्लूडेड होता पिरामिड को बनाने में, तो हाथी का भी चित्रकला जो है इंक्लूड होता उन वॉल पेंटिंग्स में पिरामिड के, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इजिप्ट के आसपास कहीं भी ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से हाथी को लेके आया जा सके। एशियन एलिफेंट्स में भी यूज़ होते थे, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि हाथी यूज़ किया गया था पिरामिड्स को बनवाने में। अगर यूज़ किया भी गया था तो 20 साल में पिरामिड बनाना यार सिर्फ हाथी की मदद से, नॉट पॉसिबल। और भी हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि मे बी कहीं तो मिस्टीरियसली हमको नहीं बताई जा रही है या पता नहीं चल रहा है। अब मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जाके वहाँ के लोकल कोई है, ये इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। वो ऐसा ट्वीट कर रहा है कि जो सेम बात मैंने जो आपको अभी बताई ना कि वॉल पे पेंटिंग्स, अगर पिरामिड्स को बनाने में हाथी इस्तेमाल किया जाता तो हाथी की भी चित्रकला ज़रूर प्रेजेंट होती उन पेंटिंग्स के बीच में, जो कि नहीं है। और ये सेम बात ये ट्वीट भी कह रहा है वहाँ के लोकल्स। मैं तो वहाँ गया नहीं, तो वहाँ के लोकल्स तो झूठ बोलेंगे नहीं ना। सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि एलियंस की हाई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। अब ये चीज़ भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग एलॉन मस्क भैया का ये ट्वीट देख सकते हो। एलॉन मस्क भैया भी इस चीज़ को, इस थ्योरी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। अब ज़रा आप लोग इन फोटोज़ पे नज़र डालिए। इन फोटोज़ में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिनको देखकर आप लोग खुद शॉक में पड़ जाएंगे कि ये लोग उस टाइम पर इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी कैसे सकते थे कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि आप लोगों को इस फोटो में दिख रहा होगा, हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, स्पेस शटल दिख रहा होगा, यूएफओ जैसी कोई चीज़ दिख रही होगी। मैं अभी उस फोटोज़ को देख नहीं रहा, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि उस टाइम पे कैसे पॉसिबल हो सकती थी, इमेजिन करना भी
तो आप लोगों को इस फोटोज़ में क्या क्या दिख रहा है आप लोग खुद देख सकते हो। कुछ प्लेन्स है, कुछ हेलीकॉप्टर्स है, और एक जो ये वाली आकृति दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओ। आप लोगों को इस वॉल पेंटिंग पर एक्चुअल में क्या क्या दिख रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है द नेफिलिम्स आर बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड। नेफिलिम ये क्या होता है भाई? नेफेलिम्स मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ नेफेलिम्स क्या होता है। नेफेलिम्स उस थोड़े हाइब्रिड टाइप के इंसान होते हैं, जैसे हम लोग अपने पौराणिक कथाओं में जैसे राक्षसों के बारे में पढ़ते हैं ना, जो कि आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही हाइटेड होते हैं, वो नेफेलिम्स, मतलब इजिप्शियन में उनसे नेफेलिम्स कहते हैं, जैसे हिंदू में हम राक्षस बोलते हैं। तो बाइबल में इनका जिक्र है नेफेलिम्स का। आप लोगों को नेफेलिम्स के मैं कुछ इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ मतलब ये थ्योरीज जो है जिनका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि वीडियो में मैं आगे साथ साथ चलते चलते दिखाता जाऊँगा। तो आप इन वॉल पेंटिंग्स में देख सकते हो कि कुछ जाइंट्स लोग जो हैं पिरामिड के इन ब्लॉक्स को कितने आसानी से कुछ लोग उठा पा रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि वो जो लोग हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़े कुछ ज़्यादा ही, या तो उनमें स्ट्रेंथ है या तो कुछ ज़्यादा ही हाइटेड लोग हैं। इन्हें ही बेसिकली नेफिलिम्स कहा गया है बाइबल में। आप इन लोगों को हाइब्रिड ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हो, जो कि हम हाइट में कुछ ज़्यादा ही बड़े और ताकत में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हुआ करते थे। अगर आप लोग इन पिरामिड में बने हुए इन वॉल पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह के लोग दिखेंगे, जो कि हम आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही हाइटेड लग रहे हैं इन पेंटिंग्स में भी। इसमें आप लोगों को दिख रहा है ना कि कुछ छोटे छोटे लोग जो हैं वो किसी बड़े आदमी की सेवा कर रहे हैं। बेसिकली वो कुछ किसी बड़े जाइंट के सर्वेंट है, उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस वॉल पेंटिंग में दिख रहा है। और अगर आप और भी वॉल पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको कुछ ऐसे ही जाइंट्स लोग दिखेंगे, जो कि इन 2.5 टन्स वाले ब्लॉक्स को कितने आसानी से उठा ले रहे हैं। तो एज पर मैनी कंस्पिरेसी थ्योरीज ये कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में इंसानों का ही हाथ था, पर बस फ़र्क ये है कि वो आम इंसान नहीं थे, वो हाइब्रिड इंसान थे, जिन्हें कि नेफेलियम कहा जाता है, जो कि हम आम इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़े हुए करते थे। बहुत सारे पास्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे कंकाल यानी कि स्केलेटन्स मिल चुके हैं, जो कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट इशारा करते हैं उस पॉइंट की तरफ कि आज से कुछ सालों पहले कुछ इस तरह के इंसान हुआ करते थे, जो कि हमसे कुछ ज़्यादा ही हाइट में बड़े हुए करते थे। वॉट एवर आप उन्हें राक्षस कहो या नेफिलियम कहो। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतने भारी बड़े ब्लॉक्स को उठाना या घसीटना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। पर जैसा आप लोगों को इन वॉल पेंटिंग्स में दिख रहा है, इन इंसानों के लिए इन ब्लॉक्स को उठाना कितना ही मुश्किल था होगा, कितने आसानी से ये लोग उठा पा रहे हैं। तो ब्लॉक इस पेंटिंग्स में ही दिख रहा है आप लोगों को। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई इतने बड़े बड़े जाइंट्स क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे, भले ही पास्ट में? तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ना, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पास्ट में बहुत सारी ऐसी जो है एविडेंसेस मिल चुके हैं, स्केलेटन्स के तौर पे, चाहे फुटप्रिंट्स के तौर पे, कहीं पर भी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं, जो कि ये डायरेक्ट इशारा करते थे कि आज से कुछ साल पहले वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर जो इंसान हुआ करते थे वो एक आम इंसान से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ करते थे। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों में पढ़ते हैं राक्षसों के बारे में, और जो जो फोटोज़ आपको साइड पे दिख रही हैं, ये भी वो प्रूफ है कि साइंटिस्ट को ऐसे प्रूफ जो है मिल चुके हैं कि आज से कुछ सालों पहले इस तरह के इंसान एग्जिस्ट करते थे। अब यार हम लोगों में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि भाई हो सकता है कि ये जो जाइंट्स है वही एलियंस हो। तो हाँ, हो सकते हैं, ये एलियंस हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यार ज़रा ये भी तो सोचो ना कि सिर्फ इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ही एलियंस इतने दूर से कई लाखों लाइट ईयर्स का ट्रैवल करके सिर्फ पिरामिड्स बनाने के लिए अर्थ में आएंगे। कोई और मकसद भी तो हो सकता है कि इन पिरामिड को बनाने में एलियंस का ही हाथ हो और इसके पीछे कुछ और मकसद हो। अब यार एक ये जो गीज़ा के पिरामिड्स है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस छोटे से वीडियो में ही मैं सिर्फ आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। सो अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो यार इस टॉपिक पे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इसी वीडियो में अगर मैं इसको कवर करूँगा तो यार बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जिसको आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा और मेरे को बनाने में भी टाइम लगेगा। तो यार नया साल भी आ रहा है, तो मैंने सोचा इसको नया साल से वीडियो पहले ही डालते हैं इस वाले वीडियो को, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो का ब्लूपर भी है, ठीक है ना, जो कि ब्लूपर जो है वो इंस्टाग्राम में है मेरे नीचे यहाँ पर जो है यूज़र नेम मेंशन हो रहा होगा,
आप जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का, आप वहाँ जाइए, ये ब्लूपर्स आपको मिलेंगे। और भाई न्यू ईयर है, तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और इसका जो पार्ट 2 है, एज पर योर डिमांड, अगर आप लोग चाहोगे तो नए साल में, नेक्स्ट ईयर में ज़रूर आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में एक नए एपिसोड के साथ, इस मास्क ओवर सीरीज के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।